नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनसुनी वॉइस, जहां हम लाते हैं आपके सामने वो सच्चाइयां जिन्हें अक्सर दुनिया अनसुना कर देती है, वो आवाजें जिन्हें दबा दिया जाता है, और वो कहानियां जो सच होकर भी झूठ के अंधेरे में कैद रह जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दर्दनाक कहानी की जिसने हरियाणा की जमीन को हिलाकर रख दिया, जिसने एक बाप को झकझोर कर रख दिया और एक पूरे गांव को न्याय के लिए चीखने पर मजबूर कर दिया। यह है मनीषा केस की कहानी, एक ऐसी लड़की की दास्तान जो सपनों से भरी थी, जिसकी आंखों में अपने परिवार को खुशियां देने की चाह थी, जो अपने पिता की लाडली और मां का सहारा थी। लेकिन वही लड़की कुछ गिने चुने लोगों की दरिंदगी, सत्ता और सिस्टम की मिलीभगत का शिकार बन गई, और उसकी मौत के बाद भी उसका शरीर 9 दिनों तक सड़क पर पड़ा रहा। उसके परिवार की चीखें सड़कों पर गूंजती रहीं, लेकिन न्याय की गूंज कहीं और तक नहीं पहुंची। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां मनीषा का परिवार एक साधारण लेकिन मेहनतकश परिवार था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, मां घर संभालती थी, और मनीषा उन परिवारों की बेटियों की तरह थी जिनके सपने तो बड़े होते हैं, लेकिन हालात उन्हें सीमित कर देते हैं। फिर भी उसके हौसले आसमान छूने वाले थे। वह पढ़ाई में तेज थी। गांव में सब कहते थे कि यह लड़की अपने घर का नाम रोशन करेगी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर नौकरी करे और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। उसके पिता ने उसे पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, यहां तक कि कभी कभी खाने पीने में भी कटौती कर दी, लेकिन बेटी की पढ़ाई रुकने नहीं दी। ऐसे में मनीषा ने भी ठान लिया था कि वह मेहनत करके कुछ बनकर दिखाएगी। वह बचपन से ही अनुशासित थी, स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, और टीचर उसे बाकी बच्चों के लिए मिसाल कहते थे। उसकी हंसी में मासूमियत थी और आंखों में सपने, लेकिन उसे क्या पता था कि वही आंखें जल्द ही हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। मनीषा कॉलेज जाने लगी थी, और वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कॉलेज में उसका सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जिन्हें उसकी मुस्कान और उसकी मासूमियत सहन नहीं हुई। वे लोग अक्सर उसे परेशान करने लगे। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये परेशानियां बढ़ती गईं। उसके घर वालों ने भी नोटिस किया कि मनीषा का चेहरा अब उतना खिलखिलाता नहीं था। वह कुछ दबा रही थी। शायद वह अपने परिवार को चिंता में डालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ अपने अंदर ही रख लिया। लेकिन किस्मत के पन्ने कुछ और ही लिख चुके थे। एक दिन कॉलेज से लौटते समय मनीषा अचानक घर नहीं पहुंची। पिता को चिंता हुई। पहले लगा कि बस लेट हो गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और बेटी का कोई अता पता नहीं चला, पिता का दिल घबराने लगा। उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मां रोने लगी, भाई बहन इधर उधर भागने लगे, और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रात भर खोजबीन चली। लोग खेतों में, गलियों में, यहां तक कि नहर के पास भी ढूंढने गए, लेकिन मनीषा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह पिता थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को ढूंढा जाए, लेकिन पुलिस का रवैया बेहद लापरवाह था। उन्होंने कहा, लड़की कहीं घूमने चली गई होगी, वापस आ जाएगी। पिता ने गिड़गिड़ाकर कहा कि उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। परिवार खुद खोजबीन करता रहा। समय बीतता गया और पिता की बेचैनी बढ़ती गई। दिन गुजरे और अचानक एक दिन गांव के पास नहर से खबर आई कि वहां एक लाश पड़ी है। जब परिवार वहां पहुंचा तो उनकी चीखें आसमान तक पहुंच गईं। वह लाश मनीषा की थी। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, और साफ लग रहा था कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी। लेकिन पुलिस ने सब कुछ दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह साधारण हादसा है, जबकि परिवार चीख चीख कर कह रहा था कि यह हत्या है, बलात्कार है। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। पिता बेटी के शव को लेकर सड़क पर बैठ गए। मां बेहोश हो गई और भाई रोते रोते गिर पड़ा। लेकिन पुलिस और प्रशासन इस मामले को दबाने पर तुले हुए थे। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। परिवार ने तय कर लिया कि वे तब तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने बेटी की लाश को 9 दिनों तक सड़क पर रखा। दिन में धूप में जलता शरीर, रात में ठंडी हवाओं में कांपता शव,
लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। वे हर रोज नारे लगाते रहे, मनीषा को इंसाफ दो। गांव के लोग भी जुटने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, मीडिया की नजर पड़ी और मामला सामने आने लगा। लेकिन प्रशासन अब भी चुप था। पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की, कहा कि लड़की ने खुदकुशी की है, लेकिन परिवार बार बार कहता रहा कि वह खुदकुशी नहीं कर सकती। वह बहुत हिम्मती थी, वह सपनों से भरी लड़की थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। यह कहानी उस सिस्टम की है जिसने गरीब की बेटी को इंसाफ नहीं दिया। यह कहानी उस समाज की है जहां दरिंदे खुलेआम घूमते हैं और पीड़ित परिवार सड़क पर बैठा रह जाता है। यह कहानी उस राजनीति की है जहां वोटों के लिए इंसाफ तक बेचा जाता है। लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं इसी सड़क पर मर जाऊंगा। और तभी धीरे धीरे यह आंदोलन और बड़ा होता गया। लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठाने लगे, छात्र सड़क पर उतर आए और हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली तक इस केस की गूंज पहुंच गई। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे इस केस में और भी बड़े खुलासे हुए, आरोपियों के नाम सामने आए, पुलिस और नेताओं की मिलीभगत उजागर हुई और इंसाफ की लड़ाई और कठिन होती गई। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते गए, मनीषा का शव सड़क पर रखा रहा और परिवार का दर्द और गुस्सा बढ़ता गया। 9 दिन तक यह संघर्ष चलता रहा और 9 दिन तक हरियाणा के आसमान में न्याय की पुकार गूंजती रही। लेकिन प्रशासन और पुलिस की बेरुखी ने यह साबित कर दिया कि जब गरीब की बेटी मरती है तो सिस्टम अंधा और बहरा हो जाता है। पिता हर सुबह बेटी की तस्वीर उठाकर कहते, देखो मेरी बच्ची कितनी मासूम थी, इसे कैसे मार डाला। मां लगातार बेहोश होती रहती और भाई बहन रोते रोते चिल्लाते कि हमारी दीदी को इंसाफ दो। गांव वाले भी धीरे धीरे इस दर्द से जुड़ने लगे। भीड़ हर दिन बढ़ने लगी और आंदोलन का स्वर और तेज होता गया। लेकिन पुलिस का रवैया अब भी वही था। वे सिर्फ आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि यह साजिश है, यह हत्या है और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर हाथ तक नहीं डाला। धीरे धीरे यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आने लगा। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी, अखबारों में हेडलाइन छपने लगी और सोशल मीडिया पर हैशटैग बनने लगे। जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। छात्र छात्राएं दिल्ली तक सड़क पर उतर आए और हर जगह यही सवाल उठने लगा कि आखिर एक बेटी की लाश 9 दिन तक सड़क पर क्यों रखी है? क्यों उसकी चीखें अब तक इंसाफ तक नहीं पहुंची हैं? लेकिन दोस्तों, यहां से कहानी और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मीडिया ने दबाव बनाना शुरू किया, वैसे ही राजनीति ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। नेताओं ने मंच पर आकर भाषण दिए। किसी ने कहा कि यह जातिगत मामला है, किसी ने कहा कि यह चुनाव से जुड़ा है और किसी ने कहा कि यह महज एक हादसा है। लेकिन किसी ने भी दिल से यह नहीं कहा कि हम मनीषा के परिवार को न्याय दिलाएंगे। सबने इस दर्द को अपनी राजनीति का औजार बना लिया। पिता बार बार रोते हुए कहते कि मेरी बच्ची राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह मेरी जान थी, यह मेरी दुनिया थी। लेकिन उनकी आवाज सियासत के शोर में दबती चली गई। पुलिस पर आरोप लगते रहे कि वे आरोपियों को बचा रहे हैं क्योंकि वे बड़े घराने के लड़के थे जिनके रिश्तेदार सत्ता में बैठे थे। पिता ने साफ कहा कि आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं, सबूत मौजूद हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने के बजाय हमें ही डराने में लगी है। दोस्तों, सोचिए उस बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसके सामने उसकी बेटी की लाश 9 दिनों तक रखी रही और उसे इंसाफ देने के बजाय पुलिस उस पर ही दबाव बना रही थी कि अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन पिता ने ठान लिया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बेटी की चिता नहीं जलेगी। इस बीच कई सामाजिक संगठन भी इस आंदोलन में जुड़ने लगे। लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बैठकर आसपास के गांवों से आए। ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी होने लगी। महिलाएं भी मोर्चा संभालने लगीं। छोटे छोटे बच्चे भी मोमबत्तियां लेकर खड़े हो गए और सबके दिल से यही आवाज निकल रही थी, मनीषा को इंसाफ दो। लेकिन दोस्तों, जब जनता का गुस्सा बढ़ता है तो सत्ता को डर लगने लगता है। यही वजह थी कि अचानक पुलिस और प्रशासन हरकत में आए। उन्होंने परिवार पर दबाव बनाया कि अब शव का अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन परिवार ने साफ कह दिया कि अगर जबरन ऐसा किया गया तो वे खुद को आग लगा लेंगे। माहौल और बिगड़ गया। भीड़ और उग्र हो गई।
और प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए कई बार लाठीचार्ज किया। आंसू गैस छोड़ी गई, लेकिन परिवार फिर भी पीछे नहीं हटा। 9 दिनों के इस संघर्ष के दौरान पिता ने कई बार बेहोशी की हालत में कहा कि अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो यह लाश मेरी लाश में बदल जाएगी। मीडिया ने भी हर पल इस आंदोलन को कवर किया, लेकिन इसके बावजूद इंसाफ दूर था। दोस्तों, इसी बीच यह भी खुलासा हुआ कि पुलिस ने शुरुआत से ही सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। जिस जगह से मनीषा का शव मिला था, वहां की वीडियोग्राफी तक नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेराफेरी की कोशिश की गई। डॉक्टरों पर दबाव बनाया गया कि रिपोर्ट में बलात्कार का जिक्र न किया जाए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती थी। जब दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ तो साफ हो गया कि मनीषा के साथ पहले रेप किया गया और फिर हत्या की गई। इस रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया। लोग सड़क पर और ज्यादा गुस्से के साथ उतर आए। सोशल मीडिया पर नेताओं की आलोचना होने लगी और सरकार पर दबाव बढ़ता गया, लेकिन अभी भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था। पिता बार बार कहते कि मेरी बेटी के हत्यारे सामने घूम रहे हैं, वे हंसते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं और पुलिस उन्हें बचा रही है। ये सुनकर हर किसी का खून खौल जाता, लेकिन सिस्टम फिर भी चुप था। दोस्तों, यह वही दौर था जब हरियाणा की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ न्याय की गूंज थी। कोई नेता मंच से भाषण देता तो लोग उसे रोककर कहते कि हमें भाषण नहीं, इंसाफ चाहिए। कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को समझाने की कोशिश करता तो लोग उसे घेर लेते और कहते कि पहले हथियारों को पकड़ो, फिर बात करना। यह गुस्सा और यह आक्रोश शायद ही कभी किसी आंदोलन में देखा गया होगा। 9 दिनों तक मनीषा का शव गवाही देता रहा कि इस देश में गरीब की बेटी के लिए इंसाफ पाना कितना कठिन है। और जब 9वें दिन पिता ने कहा कि अब मेरी बेटी की आत्मा शांति चाहती है, तभी जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन दोस्तों, यह अंत नहीं था। यह तो सिर्फ एक पड़ाव था। असली लड़ाई तो अभी बाकी थी, क्योंकि परिवार ने तय किया था कि जब तक असली गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक यह आंदोलन रुकेगा नहीं। और तभी से यह मामला और भी पेचीदा होता चला गया। नए नए खुलासे होने लगे। सीबीआई जांच की मांग उठी, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और हर रोज इस केस की गहराई और बढ़ती गई। दोस्तों, 9 दिनों तक संघर्ष और चीखों के बीच जब मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ तो ऐसा लगा मानो लड़ाई खत्म हो गई हो। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि परिवार ने साफ कह दिया था कि वे अपनी बेटी की मौत को यूं ही नहीं जाने देंगे। उन्होंने हर स्तर पर न्याय की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और यही वजह थी कि यह मामला धीरे धीरे हाई कोर्ट तक पहुंच गया। परिवार ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उनका आरोप था कि पुलिस शुरू से ही आरोपियों को बचाने में लगी थी और सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। दोस्तों, अदालत ने भी जब इस मामले के शुरुआती दस्तावेज देखे तो चौंक गई। इतने बड़े केस में लापरवाही की हद पार कर दी गई थी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यह मामला गंभीर है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी के बाद इसे सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन सीबीआई जांच भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि आरोपियों के तार बड़े बड़े नेताओं से जुड़े थे। गांव के लोग साफ कहते थे कि जब भी पुलिस उन लड़कों का नाम लेती है तो कोई न कोई नेता बीच में आकर दबाव डाल देता है। सीबीआई ने शुरुआत में ही कई चौंकाने वाले तथ्य जुटाए, जैसे कि मनीषा के मोबाइल से अंतिम बार जिन नंबरों पर बात हुई थी वे संदिग्ध लोगों के थे। गांव के कुछ चश्मदीद गवाहों ने भी कहा कि उन्होंने मनीषा को उसी दिन उन लड़कों के साथ देखा था, लेकिन गवाहों पर दबाव बनाया गया, उन्हें डराया धमकाया गया। यहां तक कि कई गवाहों ने कोर्ट में बयान बदल दिए। यह सब राजनीति और सत्ता की मिलीभगत का नतीजा था। दोस्तों, जब यह सब सामने आया तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर एक बार फिर आंदोलन तेज हो गया। ट्विटर, फेसबुक और हर जगह यही चर्चा थी कि आखिर कब तक इस देश में गरीब और दलित परिवार की बेटियां कुचली जाती रहेंगी और कब तक न्याय सिर्फ किताबों में रहेगा। मनीषा के पिता हर सुनवाई में जाते, हर तारीख पर अदालत में खड़े होते और कहते कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। लेकिन तारीख पर तारीख मिलती रही, अदालत के चक्कर लगते रहे और साल दर साल बीतता गया। आरोपियों को कभी जमानत मिल जाती, कभी सबूतों की कमी बताई जाती और कभी गवाहों के पलट जाने का बहाना बना दिया जाता। लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़े,
मैं लड़ूंगा। मां हर बार अदालत के बाहर बैठकर रोती रहती और कहती कि मेरी बेटी की आत्मा तभी चैन पाएगी जब उसके गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। दोस्तों, यह केस धीरे धीरे राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। विपक्षी दल भी इसे उठाने लगे, लेकिन अफसोस कि यहां भी राजनीति ज्यादा थी और इंसाफ कम। एक दल कहता कि यह सरकार की नाकामी है, दूसरा कहता कि यह पिछले शासन की गलती है, और बीच में इंसाफ की आवाज कहीं गुम हो जाती। गांव के लोग आज भी याद करते हैं कि कैसे आंदोलन के दिनों में नेता मंच पर चढ़कर नारे लगाते थे, लेकिन बाद में सब गायब हो गए। सिर्फ पिता और परिवार ही डटे रहे। दोस्तों, इस केस में कई बार ऐसा लगा कि अब शायद न्याय मिलेगा। जब अदालत ने सीबीआई से प्रगति रिपोर्ट मांगी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मनीषा के साथ पहले सामूहिक बलात्कार हुआ और फिर हत्या की गई। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे, और यह सबूत किसी हादसे या आत्महत्या की ओर इशारा नहीं करते, बल्कि यह सुनियोजित अपराध था। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि स्थानीय पुलिस ने शुरू से ही सबूत मिटाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी हुई, घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया गया, और आरोपियों को बचाने के लिए जानबूझकर केस को कमजोर बनाया गया। लेकिन दोस्तों, भले ही रिपोर्ट आई, आरोपियों को सलाखों के पीछे डालना अब भी आसान नहीं था, क्योंकि हर बार कोई न कोई बड़ा नाम बीच में आ जाता, कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई ठेकेदार। और यही वजह थी कि मनीषा का परिवार आज तक न्याय का इंतजार करता रहा। पिता बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही आग है, वही संकल्प है। वे कहते हैं कि मेरी बेटी मरी नहीं है। वह हर दिन मुझसे कहती है कि पापा, इंसाफ लाना, और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसके कातिल जेल में न हो। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस देश में इंसाफ इतना मुश्किल क्यों है। क्यों गरीब और दलित परिवार को बार बार दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। क्यों नेताओं और पुलिस की मिलीभगत मासूम बेटियों की जिंदगियां लील जाती है। और क्यों हम सब सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालकर शांत हो जाते हैं, जबकि असली लड़ाई सड़क और अदालत में लड़ी जाती है। मनीषा की तस्वीर आज भी गांव के घर में टंगी है। उस पर माला चढ़ी है और दिया जलता है। मां हर सुबह उसके सामने रोती है, और पिता उसकी तस्वीर से वादा करते हैं कि तेरे कातिलों को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सालों बाद भी केस अब तक अधर में लटका है। दोस्तों, यह सिर्फ मनीषा की कहानी नहीं है, यह हर उस बेटी की कहानी है जिसे दरिंदों ने छीन लिया और सिस्टम ने उसे इंसाफ नहीं दिया। यह हर उस पिता की कहानी है जो अपनी बेटी के लिए सड़कों पर बैठा रहा, और हर उस मां की कहानी है जिसकी कोख से निकली संतान को समाज ने निगल लिया। सवाल यही है कि कब तक हम बेटियों की लाशों पर राजनीति होती देखेंगे? कब तक गरीब की चीखें यूं ही दबाई जाएंगी? और कब तक न्याय सिर्फ एक सपना बना रहेगा? दोस्तों, मनीषा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान की जिम्मेदारी बनती है जो न्याय, इंसाफ और सच में विश्वास रखता है, कि वह आवाज उठाए, कि वह सवाल करे, और कि वह यह वादा करे कि किसी और मनीषा को ऐसे तड़पकर मरना न पड़े। यही है अनसुनी वॉइस की कहानी। एक ऐसी आवाज जिसे दुनिया ने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन हम उसे आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि यह सवाल हर दिल में गूंजे। क्या मनीषा को कभी न्याय मिलेगा?